हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। मैं प्रोफेसर राजेश बिडान। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा आयोग। अब तक भारत में शिक्षा की प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए कितने शिक्षा आयोग सरकार द्वारा गठित किए गए हैं, उनकी क्या भूमिका शिक्षा में रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लॉर्ड रिपन ने 1882 में सर विलियम हंटर के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय आयोग गठित किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य इंग्लैंड की एजुकेशन सिस्टम को भारत में लागू करना था। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इसीलिए लॉर्ड मैकाले को जनक माना जाता है। आज भी जो अंग्रेजी सिस्टम की अंग्रेजी एजुकेशन हमारे देश में प्रचलित है, उसे प्रचलन में लाने का श्रेय हम लॉर्ड मैकाले को देते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने प्रयास किए कि जो हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उस वक्त विद्यमान हुई, उन सब समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से किया जा सकता था। उन सब समस्याओं का समाधान केवल शिक्षा को बेस बनाकर, शिक्षा को आधार बनाकर लोगों को रोजगार प्रदान करके ही देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता था। इसीलिए 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नवीन स्तर के ऊपर लेकर जाना था। शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से ही मनाया जाता है। इसके बाद 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इसके साथ साथ स्कूली शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए 1953 में ही भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 1964 में भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और 1986 की शिक्षा नीति के बाद 2005 में समयकालीन परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की। इन सब आयोगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के मुद्दों तथा शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए प्रयास करना। यद्यपि भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो इतिहास है वह बहुत प्राचीन माना जाता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रसिद्धि सारे संसार में थी। नालंदा विश्वविद्यालय इसका एकमात्र ऐसा उदाहरण था। और जब विदेशी शासकों ने हमारे यहाँ पर शासन किया या विदेशी लुटेरे जब इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने न केवल भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया, बल्कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था को भी समाप्त करने का प्रयास किया। तुर्की शासक खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। इतिहासकार मानते हैं कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक पुस्तकालयों में आग लगी रही और यहाँ पर खिलजी ने धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। और आज भी भारतीय व्यक्तियों में इस बात की टीस रहती है कि विदेशी शासकों ने भारतीय शिक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत एवं प्रभावशाली है कि इस प्रकार के हमलों को स्वीकार करते हुए या इस प्रकार के हमलों का सामना करते हुए आज भी विश्व के सामने अपनी सर्वश्रेष्ठता के रूप में वो विद्यमान है और आज भी भारत के भविष्य को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा आयोग का अर्थ क्या है। शिक्षा आयोग किन मुद्दों से संबंधित है? शिक्षा आयोग शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे जितने भी हैं उनसे संबंधित हैं, अर्थात जो राष्ट्र के अंदर नागरिकों को देने के लिए शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, उसे हम शिक्षा आयोग के नाम से पहचानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा के विकास में
शिक्षा आयोगों की भूमिका सर्वोच्च होती है। इसीलिए इन आयोगों को शिक्षा के विश्व ज्ञान कोश के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा आयोग वह माध्यम है जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान कमियों को दूर करके भविष्य की शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए सुझाव देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे भारत में स्थापित शिक्षा आयोग जितने भी हुए हैं उनकी क्या भूमिका रही शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी क्या विशेषता थी, उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रावधान किए, क्या सुझाव दिए, उनकी नेचर कैसी रही, उनका भारतीय शिक्षा के लिए क्या महत्व रहा और किस प्रकार से उन्होंने अपने उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किया। क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे 1948 का शिक्षा आयोग पूछा जाए, चाहे 52 का पूछा जाए, चाहे 53 का, चाहे 1964 का कोठारी शिक्षा आयोग, चाहे 2005 का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, आपने जो हमने यहाँ ये 15 पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट आपने सेम लिख कर आने हैं। ये सभी पॉइंट सभी आयोगों में कॉमन हैं। ये पॉइंट बुक में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए जब आप इसे क्वेश्चन को याद करेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि आपके सारे के सारे शिक्षा आयोग याद हैं। तो सबसे पहले भूमिका के रूप में, नेचर के रूप में, इम्पोर्टेंस के रूप में, फीचर्स के रूप में, एडवांटेज के रूप में या बेनिफिट्स के रूप में फर्स्ट पॉइंट क्या है? भाषाओं का निर्धारण। शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, बच्चे को, छोटा बच्चा किस प्रकार शिक्षित हो, उसे किस प्रकार से स्कूल के इन्वायरमेंट से उसका सामंजस्य स्थापित किया जाए, सबसे पहले ये चुनौती है। इसको हम शिक्षा आयोगों के सामने चुनौती के रूप में भी देख सकते हैं कि भाषाओं का निर्धारण। यदि शिक्षा आयोग कहते हैं या वर्तमान NEP 2020 भी कहती है कि यदि बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए यह आयोग शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषाओं का निर्धारण, भाषाओं के चयन को प्रमुखता प्रदान करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्त्री शिक्षा पर बल। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि महिलाओं को किस प्रकार शिक्षित किया जाए, शिक्षा प्राप्ति के बाद समाज के विकास में उनका योगदान किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। यद्यपि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही, चाहे बुद्ध काल हो, चाहे मौर्य काल हो या दूसरे काल हो, महिला शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान दिया गया। और इस अवधारणा ने भारत के अंदर महिलाओं की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया। साउथ के अंदर आप देख सकते हैं कि केरला के अंदर तो लगभग सभी महिलाएं शिक्षित हैं और साउथ में महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं। तो सेकंड कह सकते हैं कि आयोग ने भारत की आधी आबादी को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधानों का प्रबंध किया। इसके बाद तीसरा है शिक्षा प्रणाली की संरचना। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसे सफल हो सकती है जब इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो प्रभावशाली होगा। इसीलिए शिक्षा की संरचना को एक ऐसा आधार प्रदान किया गया जिससे शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो प्रत्येक आयोग ने शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह कार्य किया। इसके बाद है लचीलापन का मिश्रण। लचीलेपन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात शिक्षा की नीतियों में इस प्रकार का प्रबंध किया जाए, ये इतना लचीलापन होना चाहिए कि वो समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जाए और युवा व्यक्तियों की जो सोच है उसके अनुरूप शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। छात्र नेतृत्व का विकास। यदि युवा व्यक्ति राजनीति के अंदर आएंगे, युवा वर्ग राजनीति में सहभागिता करेगा तो क्या होगा? युवाओं से सहयोग प्राप्त करके देश की राजनीति में एक नया अध्याय होगा। और छात्र महाविद्यालय से निकले
व्यक्ति ही बाद में राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए शिक्षा आयोग ने स्कूल और कॉलेज स्तर से ही युवा वर्ग को नेतृत्व देने का प्रयास किया। भारत में जयप्रकाश नारायणन को एक ऐसा नाम माना जाता है जिसने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी, जिसने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध करते हुए छात्रों को राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित किया। और उस व्यक्ति की शख्सियत से प्रभावित होकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह या इस तरह के असंख्य व्यक्ति देश की राजनीति में आगे आए, जो आज भी जयप्रकाश नारायणन की विचारधारा के आधार पर या समाजवादी विचारधारा के आधार पर कार्य कर रहे हैं। कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर को देश की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की 80% आबादी कृषि पर आधारित थी। उनको रोजगार कहाँ से प्राप्त होता था? एग्रीकल्चर के माध्यम से। इसलिए एजुकेशन का बेस क्या बनाया है? जो कृषि एग्रीकल्चर को एजुकेशन की सफलता के बेस के रूप में आयोगों ने स्वीकार किया और इसके प्रयास किए कि इसको और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण, पाठ्य पुस्तक कैसी होंगी? इन पाठ्य पुस्तकों पर सभी बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है। तो यह आयोग क्या करता है? आज भी सिविल सर्विस का भी 2-3 दिन पहले ये रिजल्ट आया है, और जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए पाठ्य पुस्तक यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक है, जिन बच्चों ने 6ठी से 12वीं तक इन बुकों को नहीं पढ़ा, तो वो वापस ग्रेजुएशन करने के बाद जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो वापस इन बेसिक बुकों की तरफ आते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया जाना चाहिए जो छात्रों को करियर का एक नया अवसर प्रदान करे। आयोग ने इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा का प्रशासन, यानी कि आयोग क्या कहता है? शिक्षा को एक राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में स्वीकार करता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर शिक्षा के लिए एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, एक ऐसी प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण करे जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कौशल का विकास, कौशल वर्तमान समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्या है? बेरोजगारी की। बेरोजगारी क्यों है? ट्रेडिशनल एजुकेशन की वजह से, परंपरागत एजुकेशन की वजह से। आज आप देखेंगे आपके आसपास बीए, बीएड, एमए, बीएड, एमए, पीएचडी किए हुए व्यक्ति जब ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लगा सकते हैं आइडिया कि समाज में बेरोजगारी का स्तर क्या है। एक व्यक्ति जिसने शिक्षा के अंतिम स्तर तक की एजुकेशन की प्राप्ति की है और उसके बाद वो जब छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कैसी है। तो ऐसी अवस्था में आयोग चाहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन, कौशल पर आधारित शिक्षा, PMKY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास, जिसके माध्यम से सर्टिफिकेट या अन्य चीज़ें या हस्त के कार्य में, हाथ से निर्मित कार्य में व्यक्तियों को उनके कौशल को निखारने का प्रयास किया। तो ये भी आयोगों का एक सुझाव था। शिक्षा का व्यवसायीकरण, जब तक हम शिक्षा को, एजुकेशन को प्रोफेशनल तरीके से छात्रों को प्रदान नहीं करेंगे, एक करियर के रूप में, पार्ट टाइम रूप में नहीं, एक करियर के रूप में एजुकेशन को रखना होगा और यहीं से बच्चे का करियर बनाना होगा। और शिक्षा की समाप्ति के फौरन बाद ही बच्चे को उस एजुकेशन से रोजगार की प्राप्ति होनी चाहिए। यही प्रत्येक आयोग ने कहा है और इसीलिए वो शिक्षा के कैसे स्वरूप चाहते हैं? वो प्रोफेशनल स्वरूप चाहते हैं। अध्यापक शिक्षा, राष्ट्र के शिक्षा का आधार, राष्ट्र के विकास का आधार, देश के भविष्य निर्माता कौन है? देश का भविष्य निर्माता एक शिक्षक है और उसकी प्रभावी भूमिका के ऊपर ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निश्चित करता है। भारत में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों से शिक्षा के अलावा अनेक प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं, जबकि पश्चिम देशों में, जिसमें हम मान सकते हैं कि जर्मनी है,
या दूसरे देश हैं, वहाँ पर शिक्षकों की जो भूमिका है वो समाज के सभी वर्गों से प्रभावी है। शिक्षकों को वो राष्ट्र देश का या देश के भविष्य का निर्माता मानते हैं। इसीलिए आयोगों ने भी इसी कंसेप्ट का ध्यान रखते हुए यह कहा है कि भारत में यदि शिक्षा का भविष्य उज्जवल करना है, रोजगार की व्यवस्था का प्रबंध करना है, तो प्रभावी शिक्षा प्रणाली या अध्यापकों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि नई एनईपी में शिक्षकों के लिए भी अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों का प्रबंध किया गया। वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा, वैज्ञानिक तरीके से यानी कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो साइंस पर आधारित होनी चाहिए। आज आप देखते होंगे भारतीय समाज में व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित हुआ है, व्यक्ति जितना अधिक साइंस की बात करता है, वह उतना ही अंधविश्वास के पीछे भी भागने लग रहा है। अंधविश्वास यानी कि देश के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि असंख्य महाराज, असंख्य व्यक्ति अपना रोजगार चलाए हुए हैं और उस रोजगार के अंदर वो बोली वाली जनता को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सिद्ध कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब शिक्षा व्यवस्था टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, साइंस पर आधारित होगी और तर्कों पर आधारित होगी, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि समाज से जो पाखंड के नाम के ऊपर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड क्यों न हो, वे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों न हो, ऐसे व्यक्तियों से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे व्यक्ति जब स्वयं का उल्लू सिद्ध करने के लिए छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। और आप देखें कि असंख्य धर्म गुरु आज जेलों के अंदर यौन शोषण के मामले में शोभा जेलों के बढ़ाने लग रहे हैं। तो ये किस प्रकार से है? ये हमारी शिक्षा प्रणाली की कमी की वजह से। और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? इस कमी को केवल साइंस और तकनीक के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है शिक्षा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। एक शब्द आधुनिकीकरण, मॉडर्न हो गए। आज एक शब्द बार बार सभी व्यक्तियों द्वारा बोला जाता है कि हम तो बहुत अधिक मॉडर्न है। यहाँ पर जो मॉडर्न शब्द की परिभाषा है वो परिभाषा गलत तरीके से समाज के सामने पेश की जा रही है। कपड़े छोटे होना मॉडर्न हो चुका है, या इस तरह की कि हम तो बहुत अधिक आधुनिक, विचारों में फ्रैंकता, परिवारों की समाप्ति, एक संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार की अवधारणा को महत्व देना ही मॉडर्नाइजेशन के रूप में हमने परिभाषित कर लिया। शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा कहती है कि आप अपने करियर के लिए शिक्षा का प्रयोग करें, न कि शिक्षा के माध्यम से या शिक्षित होने के बाद आप समाज के सामने, समाज के विकास के रूप में समाज के सामने एक आदर्श की प्रस्तुति करें। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारे जो आयोगों ने, हमारी जो नीतियों ने प्रयास किया था, एजुकेशन पॉलिसियों ने, अभी तक हम उन एजुकेशन पॉलिसी या आयोग के जो वास्तविक उद्देश्य थे उनके आसपास भी नहीं। आज स्वतंत्रता प्राप्त हुए हमें लगभग 77 ईयर हो गए और अब भी आप देखो कि देश के अंदर एजुकेशन बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन आयोग द्वारा जो शिक्षा के लिए निर्धारित मापदंड किए गए हैं उन सबको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। समाज का सहयोग, लोग शिक्षा से पहले या शिक्षा से केवल रोजगार चाहते हैं। लोग शिक्षा की जो वास्तविक अवधारणा है उसका सामना नहीं करना चाहते। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें शिक्षित होना होगा। और परिवार के अंदर जितने व्यक्ति हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उन सबको शिक्षित करके शिक्षा की कंसेप्ट को, शिक्षा आयोग की जो भूमिका है उसको धरातल पर लाकर राष्ट्र के विकास की एक नई कल्पना करनी होगी। और भारत को वास्तविक रूप से केवल कहने के लिए नहीं कि हम विश्व गुरु हो गए, केवल कहने से विश्व गुरु नहीं होते, उसके लिए प्रयास करना होता है। और प्रयास कौन कर सकता है? प्रयास केवल शिक्षा कर सकती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो समाज से धर्म, जाति या दूसरे जो पाखंड की अवधारणा, इन सबको समाप्त करके छात्रों को उनका एक उज्जवल करियर देते हुए, उनके लिए रोजगार का प्रबंध करते हुए समाज के अंदर एक
नई प्रकार की संरचना करते हुए ताने बाने का निर्माण कर सकती है।